अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माजरत के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक बहुत ही अहम सियासी इनिशिएटिव सामने आ रहा है, वो है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनिशिएटिव। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, अख्तर महंगल और दिगर जो पाकिस्तानी क़यादत है उसको टेलीफोन किए गए हैं और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि NFC अवार्ड पर किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज सियासी क़यादत की जानिब से नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो बजट है हुकूमत की जानिब से उसमें किसी किस्म का रिलीफ नहीं है, इसलिए तमाम जो अपोजिशन की जमातें हों उनको मुस्तरद करना चाहिए। देखना यह है कि इस APC से कुछ निकल सकेगा या नहीं, चूंकि पहले भी एक प्रोविंशियल लेवल पर APC पीपल्स पार्टी की जानिब से लाहौर में की गई थी, उससे तो कम से कम कुछ नहीं निकल सका था। कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में भी ये बहुत सारा एतराज सामने आया था कि एक तरफ अपोजिशन है जो कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत है और पाकिस्तान की अवाम का एक भारी मैंडेट भी रिप्रेजेंट करती है, लेकिन उसके बावजूद जो अवामी मसाइल हैं उसमें किसी किस्म का उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब देखना यह होगा कि अब जो बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से इनिशिएटिव लिया जा रहा है APC का, जो कि अगले हफ्ते में होगी, इससे क्या अवाम के लिए निकलेगा। कोरोना के हवाले से कोई पॉलिसी सामने आएगी, मईशत जो ज़बू हाली का शिकार है उस पर किसी किस्म का अपोजिशन कोई नया इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस करवा सकती है, कोई एहतजाजी तहरीक आ सकती है, तहरीक अदम एतमाद इमरान खान साहब के खिलाफ आ सकती है। ये तमाम सूरत हाल देखने की जरूरत है। इस पर बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि सिविल एविएशन की जानिब से 860 लाइसेंसेज पायलट्स को इशू किए गए, जिसमें से कहा जा रहा है कि 262 के करीब लाइसेंसेज डूबियस हैं, फेक हैं। उन्होंने जो मुकर्ररा मॉड्यूल से उनको क्वालिफाई नहीं किया, उनको पास नहीं किया, उन पायलट्स की जगह पे दूसरे बंदे जो हैं वो बैठे हैं, उन्होंने इम्तिहानात को पास किया। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर भी एक बड़ा स्कैंडल है। इसको देखने की जरूरत है कि क्या तरीकाकार अपनाया गया जिसकी वजह से ये लाइसेंसेस इशू हो सके। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे जो हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई गई हैं। हुकूमत का वाकिफ है कि इंटरनेशनल लेवल पर कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन अपोजिशन ये कह रही है कि हुकूमत की जानिब से सरेंडर किया गया है। माफिया के सामने माफिया बार बार दबाव डाल रहा था कि वो सस्ते निर्खों पर पेट्रोल नहीं सेल करेगा, जिसकी वजह से हुकूमत को अपने घुटने टेकने पड़े और उसको पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ानी पड़ी। एक ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पीपल्स पार्टी की जानिब से अहम इनिशिएटिव सामने आ रहा है, वो है APC का और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से पाकिस्तान की सारी सियासी क़यादत को टेलीफोन किए गए हैं और आइंदा हफ्ते में APC के इनेकाद का फैसला किया गया है। अब देखना यह है कि इससे अवाम को क्या हासिल हो सकता है। कमर ज़मान कायरा साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ हैं। कमर ज़मान कायरा साहब, लास्ट टाइम भी प्रोविंशियल लेवल पर आपने APC की थी, लेकिन उस तरह से अवामी जो मसाइल हैं उनके सोल्यूशंस निकल नहीं सके थे। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इस APC से कुछ अवाम के लिए बेहतर लाहे अमल निकल सकेगा? इसके ऑब्जेक्टिव नंबर 1 कोरोना, इसके ऊपर हुकूमत की नालायकी और हुकूमत का जो रद्द अमल है वो बड़ा मुल्क के लिए चैलेंजिंग है। जो बजट उन्होंने बनाया है उस बजट को कोरोना के जो चैलेंज है उसको मीट करने का उसमें कोई तरीका कार नहीं रखा गया, उसमें कोई फंड उतना नहीं रखा गया उसके लिए। नंबर 2, ये 18वीं तरमीम और NFC के जरिए इन्होंने जो नई एक बहस छेड़ी है जो पाकिस्तान के लिए इंतहाई जहर कातिल हो सकती है उसके ऊपर। और अगर हुकूमत इस क्राइसिस में नॉन इश्यूज को छेड़ के अवाम को रिलीफ देने की बजाय महंगाई को और बढ़ाती है, जिस तरह तेल की कीमतें बढ़ा के इन्होंने जुल्म किया है, तो फिर देखना होगा कि क्या इस हुकूमत को इस तरह चलने दिया जाए, क्या किया जाए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, ये एजेंडा है। तो तहरीक के अदम एतमाद भी इमरान खान साहब के खिलाफ आ सकती है, ये भी मैंडेट हो सकता है इस APC का? देखिए, पॉसिबिलिटीज के बारे में तो आप जो चाहें कह लें, लेकिन उसके बारे में मैं हाथी तौर पर कोई बात नहीं कर सकता। इसलिए जब कौमी क़यादत इकट्ठी होगी, जमातों के सरबराहान बैठेंगे तो वो आपस में बैठ के फैसला करेंगे कि उन्होंने क्या करना है, इसका क्या तरीकाकार होगा। मुझे पहले इस पे कमेंट करने का मुनासिब मेरा नहीं लगता। कायरा साहब, बजट से पहले ये कहा जा रहा था कि बजट के बाद जो अपोजिशन की जमातें हैं वो एहतजाजी तहरीक इस हुकूमत के खिलाफ शुरू कर सकती हैं, तो ये इस APC का कोई मैंडेट इस तरह का भी हो सकता है कि एहतजाजी तहरीक के बारे में किसी किस्म का लाहे अमल बताए?
میں نے گزارش کی نا جی کہ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اگر حکومت ہماری بات نہیں سنتی تو اس پہ آگے کیا لائے عمل اختیار کرنا ہے. اگر حکومت اپنا رویہ درست نہیں کرتی تو پھر کیا لائے عمل اختیار کرنا ہے، یہ فیصلہ قومی قیادت کرے گی. قائدہ صاحب، حکومت تو 2 سال ہو گئی ہے، اپوزیشن کو اس طرح سے سن نہیں رہی، تو آپ کے پاس کیا ایسے سٹینڈرڈز ہیں، کیا پیرامیٹرز ہیں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ حکومت ابھی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی، جبکہ اپوزیشن کی تمام جو بڑے لیڈرز ہیں وہ تو جیلوں میں بھی گئے ہیں؟ یہ تو سب ہمارے ساتھ حکومت تعاون نہیں کر رہی، نہ ہمیں کسی تعاون کی ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ پالیسیاں اپنی پرو پیپل بنائیں. وہ اپنی پالیسیاں جو ہیں وہ اس ملک کے لیے بہتر اکانومی، لوگوں کو ریلیف اور کورونا کے اوپر ایک بہتر حکمت عملی اور 18ویں ترمیم اور NFC جیسے حساس ایشوز کو نان ٹیکنیکل طریقے سے یا غیر دانشمندانہ طریقے سے نہ چھیڑیں. یہ ہماری خواہش ہے. اگر حکومت اس پہ اپنا رویہ درست کرتی ہے تو واقعہ، نہیں تو پھر اپوزیشن کو سوچنا ہوگا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. قائدہ صاحب، ایک بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ ماضی میں اتنی کمزور اپوزیشن نہیں دیکھی، بہت ہی ڈیسیمیٹڈ اپوزیشن ہے. شاید اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نیب سے ڈرتی ہے، جیلوں میں جانے سے ڈرتی ہے، بہت ہی کمپرومائزڈ ہے اپوزیشن، اور عوامی مسائل کا اس لیے سلوشن بھی نہیں نکل پا رہا، کسی قسم کا حکومت پر دباؤ بھی نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہمیں عمران خان کی طرح کی اپوزیشن کرنی چاہیے، جس کو ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ وہ مناسب طریقہ نہیں اور آج بھی کہتے ہیں مناسب طریقہ نہیں؟ کیا آپ کا یہ خیال ہے، ہمارے ان کرٹکس جن کا یہ جو سوال آپ کا ہے، کہ کیا ہمیں پارلیمان کے اوپر دھاوا بول دینا چاہیے؟ کیا ہمیں پہلے دن سے اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے آنی چاہیے تھی؟ ہماری کوشش اور خواہش تھی کہ جیسے بھی یہ حکومت آئی، بھلے یہ سلیکٹڈ ہے، لیکن اس کو چلنے دیا جائے. پاکستان کے چیلنجز بہت بڑے ہیں، لیکن پارلیمان کے اندر اب اپوزیشن کا کیا رول ہوتا ہے؟ اپوزیشن کا ایک رول ہے کہ وہ پارلیمان کے اندر حکومت کی پالیسیز کو اپوز کرے. کیا ٹوتھ اینڈ نیل اپوز نہیں کیا گیا؟ اگر وزیر اعظم کی کرسی کا گھیراؤ کرنا آپ کے خیال میں مناسب اپوزیشن ہے تو ہم سمجھتے ہیں وہ مناسب نہیں تھا. جو ماضی میں ہوتا رہا وہ بھی مناسب نہیں تھا اور ہم اس کے خلاف سے ہمیں کاج نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات، ہم نے باقاعدہ اس کو کمیٹیز لیول پہ بھی اپوز کیا، میڈیا میں بھی اپوز کیا، اور پبلک کی موبلائزیشن کے لیے بھی مسلم لیگ بھی نکلی اور پیپلز پارٹی کی قیادت بھی باقاعدہ موبلائزیشن موو کر رہی تھی کہ کرونا آ گیا. اب اس کرونا میں پچھلے 5-4 مہینے سے صورتحال ایسی ہے کہ لوگوں کے پاس ڈائریکٹ رابطہ نہ کرنے کا فیصلہ ہی دانشمندانہ فیصلہ تھا. اس پہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سڑکوں پہ جانا چاہیے، لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہیے، تو اگر ہم وہ کریں گے یا کر رہے ہوتے تو پھر شاید میتلا صاحب آپ کا سوال مجھ سے آج یہ ہوتا کہ آپ نے سارے SOPs کو برباد کر دیا ہے اور آپ لوگوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے اچھے نمائندے ہیں. تو ان حالات میں جو ممکن ہے وہ ہم حد المقدور کر رہے ہیں، اور یقیناً اب اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی بیٹھیں گی تو پہلے دن یا پہلے سال میں تو حکومت کو گرانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. ہماری کوشش تھی کہ حکومت نہ گرے، اپنا کام کرے، لیکن ان کے ارادے درست نہیں ہیں تو ٹھیک. قائدہ صاحب، آخری سوال ہے کہ اپوزیشن کے پاس ایک عوامی مینڈیٹ بھی ہے، آدھی سیٹس آپ کے پاس ہیں، آدھی حکومت کے پاس ہے، تو عوامی مسائل کے حل کے لیے آپ کو بھی، جیسے آپ نے کہا، بہت ساری کوشش بھی کر رہے ہیں، آپ کو کرنی بھی چاہیے. تو عوامی مسائل تو حل ہوتے نظر نہیں آ رہے، تو کیا اب اس APC سے کوئی ایسا سلوشن نکل کے سامنے آ سکے گا؟ میں نے میتلا صاحب یہی گزارش کی ہے کہ APC کا پریسائسلی یہی مقصد ہے کہ ان قومی کرائسس کے جو ایشوز ہیں، کریڈٹ ڈال کا ایشو ہے، اس کا کرونا کا ایشو ہے، اکانومی کا ایشو ہے، اس کے اوپر حکومت کا جو رویہ ہے، فیڈریشن کے ساتھ جس طرح کھیل رہی ہے، اس کے اوپر اگر یہ درست نہیں ہوتی تو اپوزیشن کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا. وہ اس حکومت کو کس طرح پھر چلتا کرنا پڑا تو چلتا کریں گے، لیکن وہ فیصلہ قومی قیادت بیٹھ کے کرے. قمر جمان قائدہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اگلے سیگمنٹ میں سول ایویشن کی ایک بڑی سٹوری سامنے آئی جس کے مطابق 860 میں سے 262 پائلٹس کے پاس ڈوبیس لائسنسز ہو سکتے ہیں. کس طرح سے یہ لائسنسز حاصل کیے گئے اور سول ایویشن کیوں سوتا رہا، اس سب پر بات کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں.
वेलकम बैक नाजरीन। सिविल एविएशन के वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान साहब की जानिब से 24 जून को कौमी असम्बली में एक स्टेटमेंट सामने आया। उनके मुताबिक जो 860 पायलट्स हैं जिनको सिविल एविएशन की जानिब से लाइसेंसेस भी इशू किए गए हैं, उनमें से 262 पायलट्स ऐसे हैं जिनके पास फेक या डूबियस लाइसेंसेस है, जिसकी वजह से इंटरनेशनली भी हेडलाइंस बनी और ये कहा जाने लगा कि पहले सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को तमाम तहकीकात मुकम्मल करनी चाहिए थी। उसके बाद जो पायलट्स डूबियस हो सकते हैं, जिनके पास लाइसेंसेस डूबियस हो सकते हैं, उनकी लिस्ट वगैरह भी इशू की जाती, उसके बाद ये बात की जाती तो ज्यादा मुनासिब होता। इसकी वजह से पीआईए को खासा ज्यादा नुकसान हो सकता है और पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल इमेज है वो भी काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इसके अलावा भी काफी सारे एतराजात इसी हवाले से किए गए। सीईओ जो पीआईए के हैं अरशद मलिक साहब, उनकी जानिब से जो पाकिस्तान में डिफरेंट ममालिक के सफीर हैं उनको खतूत भी लिखे गए हैं कि पाकिस्तान अपनी एयरलाइन में इस्लाहात ला रहा है, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए चीजें आगे बढ़ाई जा सकती हैं। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। इमरान ताहिर मियां साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सिविल एविएशन को बहुत अरसे से कवर कर रहे हैं। इमरान ताहिर मियां साहब, मुझे ये बताइए कि क्या लाइसेंस हासिल करना इतना आसान होता है कि वो डूबियस हो सकता है, मॉड्यूल्स जो हैं वो क्लियर ना हो फिर भी लाइसेंस मिल सकता है? देखिए, बुनियादी तौर पे जब एक नौजवान समझता है कि उसको हवाबाजी में हिस्सा लेना है, पायलट बनना है, तो वो पाकिस्तान सिविल एविएशन से स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है। उसका मेडिकल होता है, उसके कुछ थोड़े बहुत टेस्ट वगैरह होते हैं और उसके बाद वो एक फ्लाइंग क्लब में अपनी फ्लाइंग शुरू करता है। 100 घंटे फ्लाइंग करने के बाद और कुछ इम्तिहानात के बाद उसको कमर्शियल पायलट लाइसेंस दिया जाता है। तो ये बुनियादी क्राइटेरिया है। इसमें पाकिस्तान में मैट्रिक पास होना जो है वो बुनियादी शर्त है। अंग्रेजी आपको आनी चाहिए। दुनिया भर में बाज जगहों पे लैंग्वेज की शर्त यानी कि जबान की शर्त है, क्वालिफिकेशन की शर्त नहीं है। एयरलाइंस क्वालिफिकेशन की शर्त रखती है अगर उन्होंने पायलट को नौकरी पे रखना है तो उसके लिए। जब हम बात करते हैं एयरलाइंस के पायलट्स की, तो एक सीपीएल जिसके पास बंदे के पास है वो अगर 1500 घंटे फ्लाई करता है, उसके बाद वो एटीपीएल एयर ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस हासिल करने में के लिए अप्लाई करता है, जिसमें उसको टेस्ट देने पड़ते हैं। पाकिस्तान के अंदर वो 8 टेस्ट हैं जिनका जो बुनियादी तौर पे सारे क्राइसिस का मरकज है, और उसके अलावा उसको बहुत सारे डिमॉन्स्ट्रेशन, फ्लाइट डिमॉन्स्ट्रेशन, सिमुलेटर्स और दूसरे बहुत सारे काम करके दिखाने पड़ते हैं, जिसके बाद लाइसेंस दिया जाता है। इमरान साहब, ये लाइसेंस डूबियस हो सकता है, उसमें किसी किस्म की खराबी हो सकती है, या ये जो 8 डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं उसको तय करने होते हैं, पास करने होते हैं, इसमें किसी किस्म का मसला हो सकता है? बुनियादी तौर पे इसमें मसला ये है कि जो सिविल एविएशन जो बुनियादी तौर पे लाइसेंस जारी करने वाला मजाज इदारा है, उसने ये एक 8 पर्चों का सिस्टम किया। तो बुनियादी तौर पे जो लाइसेंस है, अगर आप लाइसेंस की बात करते हैं ना, मसलन मैं मजाक में अक्सर कहता हूं कि अगर मैं इस वक्त हवा में हाथ रोकूं और एक 777 को उड़ते हुए रोकूं और पायलट से कहूं निकाल भाई अपना लाइसेंस दिखा, तो वो मुझे पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी जो कि मजाज अथॉरिटी है उसका जारी करदा लाइसेंस दिखाएगा। जिस तरह आप लाहौर की सड़क पे ड्राइविंग लाइसेंस पुलिस वाले को दिखाते हैं, वो उतना ही सुच्चा लाइसेंस है जितना बाकी पाकिस्तान में चलाने वाले जो 262 के अलावा पायलट्स हैं उनके पास है। अब वो जिस तरीके से हासिल किया गया है उस तरीके के ऊपर एतराज है। बाज पायलट्स ने 8 पर्चों के पैसे दिए हैं, 15-15 लाख रुपए तक दिए हैं। बाज पायलट्स ने एक पर्चे के पैसे दिए हैं, बाज ने कुछ सवालों के पैसे दिए हैं। सो इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है। बुनियादी एतराज उन पर्चों पर है, ना कि पूरे के ऊपर। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि 2012 से पहले ये तमाम लोग पायलट जो थे वो फ्लाई कर रहे थे। मसलन कैप्टन, मैंने बिलाल हाशमी की अपनी स्टोरी में चुगताई की एग्जांपल दी है। अब वो पिछले कई सालों से फोकर, 777, A320, 737 सब उड़ा चुका हुआ है। अब उसने जब रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया, जब आपने नया सिस्टम अप्लाई किया है, तो उसके अंदर जिस तरीके से उसने हासिल किया उसके ऊपर एतराजात हैं जिनको सिविल एविएशन को कोर्ट में साबित करना है, क्योंकि वो लोग कोर्ट में गए हुए हैं। अच्छा, इमरान साहब ये कहिएगा कि इंटरनेशनली भी इस तरह से होता है, इस तरह के जो वेवर मिल सकते हैं इम्तिहानात में जिस तरह से पाकिस्तान में मिलते हैं, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है इंटरनेशनली भी? देखिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में मैं सोच सकता हूं, जैसे इंडिया में कुछ अफवाहें इस तरह की मैंने सुनी है
या दूसरे बाज ममालिक में, लेकिन बुनियादी तौर पर दुनिया के दूसरे ममालिक में रेगुलेटर्स इतने स्ट्रांग हैं, जैसे फेडरल एविएशन एजेंसी है या दूसरी एजेंसियां इतनी स्ट्रांग हैं कि वो इस तरह के लूप होल्स को बर्दाश्त नहीं करती, और जो उनका एग्जामिनेशन सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। इसीलिए मैं बार बार हर एक जगह पर बार बार ये कह रहा हूं कि अगर आप इस मसले का हल निकालना चाहते हैं तो आपको सिविल एविएशन को ब्रेक डाउन करके रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है। ये लूप होल्स कहीं भी नहीं होते, वेवर्स कहीं भी नहीं होते, टेस्ट बाज जगह पे ज्यादा है, बाज जगह पे कम है, सिमुलेटर बाज जगह पे ज्यादा है, लेकिन एक सिस्टम के जरिए पायलट का लाइसेंस दिया जाता है। अमेरिका में लाइसेंस भी नहीं होता, उसको सर्टिफिकेट कहते हैं। यानी लाइसेंस बुनियादी तौर पे एक लीगल डॉक्यूमेंट है ना, इसको कोर्ट कैंसिल कर सकती है। सर्टिफिकेट जो है वो एक 2500 फ्लाइंग आवर्स होने चाहिए या 1500 जैसे आपने बताया? जी, ATPL के लिए 1500 घंटे होने चाहिए। अच्छा, मुझे बताइए कि इन जो 8 मॉड्यूल्स हैं, जो लाइसेंसेस हैं, इम्तिहानात हैं, इनको पास करना हो, इनमें से एक आध कम हो, तो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं एविएशन के वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, जो एयर ट्रांसपोर्टेशन की क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, और उससे हादसात बढ़ने की रेशो है वो भी बढ़ जाती है। इस तरह की कोई सूरत हाल होती है? देखिए, नए पायलट्स के जिन्होंने मसलन पहली दफा ATPL लिया, उनके बारे में मैं यकीनन कह सकता हूं कि अगर उसने ड्यूबियस तरीके के साथ या उसके कोई कहीं लूप होल्स हैं तो वो बिल्कुल मैं उसके बारे में फिक्रमंद भी होऊंगा, परेशान भी होऊंगा। लेकिन जो 15 साल से 20 साल से जिनके 25-25 हजार 20-20 हजार फ्लाइंग आवर्स हैं, उनके बारे में मैं समझता, इसमें दो चीजें हैं, यानी उसके बारे में मैं परेशान होऊंगा, बिल्कुल होऊंगा। उन्होंने अगर पैसे दे के या 2 नंबरी से लाइसेंस लिया है तो वो एक अखलाकी जुर्म किया उन्होंने, तो मेरा उनके ऊपर ट्रस्ट तो नहीं होगा, मैं ट्रस्ट नहीं बिल्कुल करूंगा। सही। लेकिन क्या मैं समझता हूं कि वो एक पायलट जो जहाज नहीं उड़ा सकते, तो जहाज तो वो उड़ा सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक अखलाकी जुर्म का इर्तिकाब किया है। ये चीज हमें समझने की आप कह रहे हैं ये कि अखलाकी जुर्म है, अदरवाइज उससे कोई नुकसान नहीं होता, जो फ्लाइट की जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसमें किसी किस्म का फर्क नहीं आता? देखें, अब इसका जवाब, इसके भी दो जवाब हो सकते हैं। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि मसलन जो पायलट जिन्होंने चित्राल का एक्सीडेंट, जो उस पायलट उसमें इन्वॉल्व थे, इस लिस्ट के अंदर उनका नाम भी है। बिल्कुल अब सही। वो तो इस दुनिया से जा चुके हैं। जो पायलट कराची में जिनसे जहाज गिरा, उनका नाम भी कहा जा रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पायलट्स जो अभी भी दुनिया के मुख्तलिफ एयरलाइंस के लिए फ्लाई कर रहे हैं, वो इसके ऊपर बिल्कुल 100% उनका काम चल रहा है। उनसे एयरलाइंस, कुछ एमिरेट्स में काम कर रहे हैं, दूसरी एयरलाइंस में काम कर रहे हैं। इमरान ताहिर मियां साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हुकूमत की जानिब से बढ़ाई गई हैं। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। पेट्रोल 25.58 रुपए महंगा कर दिया गया है और हुकूमत पर खासी ज्यादा इस इशू पर तनकीद हो रही है। हुकूमत का ये कहना है कि जो इंटरनेशनल मार्केट है वहां पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, जिसकी वजह से हुकूमत को भी कीमतें बढ़ानी पड़ी। अभी कुछ देर कबल नदीम बाबर साहब और उमर अयूब साहब की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने बताया कि 112% के करीब कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से तमाम बर्डन पास ऑन नहीं कंज्यूमर पर किया गया है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं कि क्या हुकूमत ने माफिया के सामने सरेंडर तो नहीं किया है। खलीक कियानी साहब सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हमारे साथ हैं। खलीक कियानी साहब, हुकूमत की जानिब से माफिया के सामने सरेंडर कर दिया गया है चूंकि सप्लाई डिसरप्टेड थी सस्ता पेट्रोल होने की वजह से, ये कहा जा सकता है कि ये सरेंडर है? देखें, मैं सियासी बयान तो मेरा ख्याल मुझे नहीं देना चाहिए और ना मैं दूंगा। बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है और उसका हर महीने उस उसूल के मुताबिक जो आज से पहले चलता रहा उसके मुताबिक कीमतों में इजाफा जो है वो 1 जुलाई से इफेक्टिव होना चाहिए था, लेकिन हुकूमत ने 4 दिनों से पहले किया और उसके बारे में जैसे मैंने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि उसकी वजह यह थी कि जी क्योंकि आखिरी दिनों में जब सब लोगों को यह पता हो कि कीमतें ऊपर जा रही हैं तो कंज्यूमर भी ज्यादा खरीदने की कोशिश करता है। जो रिटेल पंप वाला है वो भी कोशिश करता है कि वो कम से कम बचा सके, यानी उसके टैंक में जितना बच जाए उतना उसका मुनाफा है। 25 रुपए पर लीटर अगर किसी को बचत हो रही है तो कोई बुरी बात नहीं है, उसको समझता है। और इसी तरह अगर वो कोई कंपनी है तो वो जाहिर है उसका प्रॉफिट उसी हिसाब से बढ़ता जाता है, उसके पास सबसे ज्यादा स्टॉक होते हैं। तो ये नेचुरल सी बात है उस चीज से बचने के लिए कि जब सारे लोग ये प्रेशर आएगा, और आपने देखा होगा कम से कम मैंने तो देखा कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, खासकर रावलपिंडी में
पेट्रोल पंपों के ऊपर लाइनें थोड़ी बिल्ड होना शुरू हो गई थी, क्योंकि जो पेट्रोल पंप वाले थे उन्होंने सप्लाई कम कर दी थी, और उनका ये कहना था कि जी क्योंकि हमें कम सप्लाई आ रही है तो लिहाजा हम भी उसी हिसाब से राशनिंग कर रहे हैं। तो इस चीज से मेरा ख्याल है हुकूमत ने बचने के लिए ये 4 दिन पहले फैसला किया, अदरवाइज ये कीमतें बढ़नी थी, आज नहीं बढ़नी थी, 4 दिन बाद बढ़नी थी। तो आलमी मार्केट में तो कीमतें काफी ज्यादा मुस्तहकम है, $40 फी बैरल अभी भी कीमतें हैं, तो उतनी ज्यादा बड़ी तो नहीं है। मतलब पिछले दिनों तो बहुत ज्यादा गिर गई थी, हाथ से भी पैसे दिए जा रहे थे, लेकिन अभी तो कुछ अरसे से मुस्तहकम है, स्टेबल हैं कीमतें। तो देखिए जब वो कम थी ना तो वो उससे अब $40 के ऊपर अगर गई है तो ये डिफरेंस है ना, ये अच्छा खासा डिफरेंस है। और ये हमेशा यही होता है कि जैसे हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस चल रही है वो ये है कि जो पाकिस्तान स्टेट ऑयल की जो पिछले पूरे महीने की जो परचेजेस होती हैं, जितनी उनकी इंपोर्ट्स होती हैं, उसकी बेसिस के ऊपर कीमत लगती है। तो उन्होंने तकरीबन पेट्रोल के 5 और डीजल के 4 वेसल मंगवाए थे इस महीने में, जो एंड मई और 25 जून तक के पीरियड में वो आए थे, ये सारे 9 या 10 जो उनके शिपमेंट्स थी। तो उसकी बेसिस के ऊपर दरमियान में जितनी कीमतें ऊपर आई थी वो उन सारों को मिला के एक एवरेज प्राइस निकलती है, उस प्राइस के ऊपर ये इन्होंने बढ़ाना था, जो आज नहीं बढ़ना था। मैं फिर ये रिपीट करता हूँ कि इसको आज से 4 दिन बाद होना चाहिए था। क्यानी साहब ये बताइए, जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन रही है उसको भी रिस्टोर करने के लिए ये एक ड्रिल हो सकती है जो कीमतें बढ़ा दी गई हैं, चूंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने तो इनकार कर दिया था कि वो कम निर्खों पर पेट्रोल से सेल नहीं करेंगे। देखे ना, ये मेरी वैसे नॉलेज में नहीं है कि उन्होंने इनकार कर दिया, वो इनकार कर नहीं सकते। ये प्राइम मिनिस्टर साहब को बहुत सारी जो ब्रीफिंग्स दी गई हैं, मैं उनकी बात बता रहा हूं, जो अखबारों में मीडिया में रिपोर्ट भी हो चुका है। सर बेसिकली बात यह है कि जब इंपोर्ट्स नहीं हो रही होंगी तो जो उनके पास इंपोर्ट्स होंगी उनके पास वो मैक्सिमम कोशिश जरूर करते हैं, हर कंपनी कोशिश करती है, हर बिजनेस ये कोशिश करता है कि उसका प्रॉफिट जो मैक्सिमम हो और जो उसका नुकसान है वो कम से कम हो। तो पिछले 1-2 महीने में तो उनको लॉसेस हुए, इसमें कोई शक नहीं है, सारी कंपनियों को तकरीबन नुकसान हुआ है, किसी को कम किसी को ज्यादा। तो इस महीने में उन्होंने उसको रिकवर करने की कोशिश की, और ये मतलब आपने अपनी स्टोरी में भी लिखा है कि ये एडजस्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सस्ता पेट्रोल अगर अवेलेबल होगा तो वो मिलेगा नहीं कंज्यूमर को, और अगर महंगा होगा तो वो अचानक से मिलना शुरू हो जाएगा, पहले दिन से पहली घड़ी से मिलना शुरू हो जाएगा। सर सिंपल सी बात है, जिस पेट्रोल पंप के ऊपर ना अगर 20,000 लीटर उसके पास कल की तारीख में पड़ा था तो वो आज तो बेचना शुरू हो जाएगा और उसको 25 रुपए फी लीटर इजाफी मिलना शुरू हो गया। तो ये उसकी बचत है। इसीलिए इसी तरह अगर जो ऑयल कंपनी है उसके पास तो हजारों लीटर होंगे, कई हजार शायद लीटर होंगे, तो वो हर लीटर के ऊपर 25,000 आप कैलकुलेट कर लें तो उन्होंने तो प्रॉफिट उसका उनका बनता है और उन्होंने बनाया है। तो क्यानी साहब देखिए, 6 करोड़ रुपए के जुर्माने किए गए ओएमसीज को और 7 अरब रुपए का वो प्रॉफिट कमा लेंगी। तो ये हुकूमती पॉलिसी किस तरफ जा रही है, कौन डिफाइन कर रहा है? उमर अयूब साहब और नदीम बाबर साहब ने ये फैसला करवाया है या वजारत खजाना ने करवाया है? मेरा ख्याल सारों ने मिलकर ही कराया है। तो इसमें टैक्स कितना पर लीटर लिया जा रहा है? कोई 55 रुपीज से ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है? नहीं जी, दोनों तकरीबन पेट्रोल और डीजल दोनों के ऊपर तकरीबन कुछ पैसों का फर्क हो सकता है, एग्जैक्ट नंबर शायद मुझे याद ना हो, लेकिन 45 रुपीज पर लीटर पेट्रोल पे भी और इतना ही तकरीबन डीजल के ऊपर जो है वो जीएसटी भी और पेट्रोलियम लेवी की मद में हुकूमत ले रही है। क्यानी साहब 47 रुपीज तो आपने अपनी स्टोरी में लिखा है कि 47 रुपीज लेवी और वो जीएसटी की मद में लिया जा रहा है, तो आप कह रहे हैं कि 45 रुपए लिए जा रहे हैं और इसमें इंपोर्ट ड्यूटी भी शामिल कर ली जाए तो 51 रुपीज तो ये बनते हैं। ये वो एग्रीगेट उसमें कोई नंबर में मतलब कोई राउंड अप में फर्क हो सकता है, लेकिन यही 45, 46, 47 ये होगा, कुछ पैसों का डिफरेंस हो सकता है। इसमें जो पर लीटर कास्ट है वो तकरीबन 45, 46 रुपीज दोनों की तकरीबन बनती है। तो उसके ऊपर कुछ IFEM भी है, उसमें भी वो जो कास्ट ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है वो आती है, कुछ पेट्रोलियम कंपनियां जो है उनकी और कुछ जो डीलर्स है उनके भी कमीशन होते हैं। तो सारा मिला के ये तकरीबन जो नंबर आप 55 रुपीज का आप बता रहे हैं वो सारे एड ऑन जो है वो इंक्लूडिंग। तो ओगरा को जो बाईपास किया गया है ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, इसको तो अदालत में भी चैलेंज किया जा सकता है। कोई चांसेस है ये डिसीजन रिवर्स हो जाएगा? मेरा नहीं ख्याल है कि ये रिवर्स होगा, क्योंकि कानून में इस किस्म की कोई चीज मौजूद नहीं है। ये सारी जो प्राइसिंग है
یہ ان فیکٹ یہ کوئی لیگل پروسیجر نہیں ہے، کیونکہ جو قانون کے مطابق تو پرائسز جو ہیں وہ ڈی ریگولیٹ ہو چکی ہوئی ہیں، کافی عرصہ پہلے سے ہوئی ہے، اور آئل کمپنیاں جو ہیں وہ پرائیویٹلی یہ پرائسز فکس کرتی رہی ہیں۔ تو اوگرا کا کسی قسم کا رول نہیں بنتا تھا کہ ان کے تھرو سمری موو ہوتی؟ ان کے تھرو تو روٹ نہیں ہوئی ہے۔ ایک انفارمل ارینجمنٹ ضرور ہے جس کے مطابق ہر مہینے جو اوگرا ہے وہ پی ایس او سے ان کے جو نمبرز امپورٹ کاسٹس ہیں وہ لیتی ہے، اس کی بیسس کے اوپر وہ کیلکولیٹ کر کے بیسیکلی وہ پی ایس او کے اسٹیمیٹس ہوتے ہیں اور اسی کی کیلکولیشن ہوتی ہے، اسی کو وہ فارورڈ کرتے ہیں تھرو اوگرا، چونکہ ریگولیٹر۔ یعنی صاحب آخری سوال یہ بتائیے گا کہ عدالت میں 2 او ایم سیز گئی تھیں، ان کو اسٹے آرڈر نہیں دیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جو حکومت کی جانب سے جو یہ سپلائی ڈسٹرپٹ ہوئی تھی اس کی وجہ سے ان پہ مقدمات ہوئے تھے، تو مجھے یہ بتائیے ان کے خلاف کارروائی رک جائے گی؟ اب حکومت پہ پریشر ہے کہ وہ کارروائی روکی جائے؟ سر پریشر تو ان کے اوپر ضرور ہے کہ ان کے خلاف کوئی کاروائی نہ ہو، لیکن ساتھ اس کے یہ بھی ہے، جو میرا خیال ہے جہاں تک میری نالج ہے، جو ہائی کورٹس نے روکا وہ اس چیز سے کہا ہے کہ جی آپ، یہ حکومت کا اختیار ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کرے اور سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے اوپر جو سوال اٹھائے جا سکتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ وہ یہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جو لوگ ذمہ دار تھے اس یہ سارے کرائسس کو ہینڈل کرنے کے لیے یا اس کو سموتھ کرنے کے لیے، اگر وہی لوگ ان کمیٹیوں کو ہیڈ کر رہے ہوں گے اور انہی کی نگرانی میں انویسٹیگیشن ہوگی تو اس انویسٹیگیشن کی ہو سکتا ہے وہ مارل گراؤنڈز نہ ہوں، لیکن لیگل گراؤنڈز مطلب جب ہائی کورٹ کہہ رہی ہے تو میرے پاس اور کوئی جواز نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں کچھ کہہ سکوں۔ خلیق یانی صاحب آپ کا بہت شکریہ، شو کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔